साथियों, इस प्रकार रोम के मूल प्लेबियन लोगों को धोखे से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेबियन लोगों ने भी अपने आप को धोखा दिया जाने की आज्ञा इसलिए दी, यानी स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने दी, क्योंकि विशिष्ट वर्ग के पेट्रिशियन लोगों की तरह उनका भी यह दृढ़ विश्वास था कि किसी सरकारी अधिकारी को अपने पद का कामकाज शुरू करने से पहले डेल्फा देवी की मंजूरी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लोगों द्वारा सिर्फ चुना जाना ही काफी नहीं है। यदि सामान्य प्लेबियन लोगों ने यह मांग की होती कि चुनाव ही पर्याप्त है और देवी की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो उस राजनीतिक अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते थे जो उन्होंने हासिल किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति चुनना मंजूर कर लिया जो उनके लिए कम स्वीकार्य जबकि डेल्फा देवी के लिए अधिक स्वीकार्य व लाभदायक होता था, जिसका असल में अर्थ था कि वे पेट्रिशियन लोगों के अधिकार, आज्ञाकारी व उनकी पसंद का ज्यादा ख्याल रखा। धर्म छोड़ने की बजाय सामान्य लोगों ने अपने उन भौतिक लाभों को भी छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि धर्म यदि धन से अधिक शक्तिशाली नहीं है तो कम से कम उसके बराबर शक्तिशाली तो जरूर है। समाजवादी लोग यह मान लेने की गलती करते हैं कि चूंकि यूरोप के समाज के वर्तमान दौर में आर्थिक शक्ति यानी संपत्ति सत्ता का एक प्रमुख स्रोत या साधन है, इसलिए यह भारत के संदर्भ में भी सही है और गुजरे समय में यूरोप के लिए भी सत्य था। धर्म, सामाजिक दर्जा तथा संपत्ति यह सभी ताकत और सत्ता के साधन हैं जिन्हें दूसरे की आजादी को काबू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने पास रखता है। इनमें कोई एक समय तो कोई दूसरा दूसरे समय प्रभावकारी होता है। सच यह है कि यदि आजादी आदर्श है और आजादी का मतलब उस प्रभुत्व के विनाश है जो कोई दूसरे व्यक्ति पर कायम रखता है, तो इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है कि आर्थिक सुधार एक सुधार है जो अनुसरण करने योग्य है। यदि किसी समय या किसी समाज में सत्ता व शक्ति का साधन सामाजिक और आर्थिक हो तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को एक जरूरी सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांतों में दोष निकालकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन मेरी मान्यता है कि समाजवादियों का यह दावा कि संपत्ति का समानीकरण या बराबर बंटवारा ही असली सुधार है और अन्य सभी सुधारों से पहले होना चाहिए। फिर भी जो मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पहले सामाजिक ढांचे में बदलाव व सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि भारत के समाजवादियों ने इस सवाल की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि वे अन्याय करें। मैं एक पत्र के अंश का हवाला दे रहा हूं जिसे एक प्रमुख समाजवादी ने कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र को लिखा था। इस पत्र में उसने लिखा था, मेरा यह विश्वास है कि हम लोग तब तक भारत में एक स्वतंत्र समाज तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक एक वर्ग विशेष द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दमन या उसके साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है। समाजवादी आदर्शों में विश्वास रखते हुए मेरा यह पक्का विश्वास है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में आपसी व्यवहार की बराबरी होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यह समस्या और समस्याओं का केवल एक समाजवाद ही सही हल है। इस मान्यता को पर्याप्त कहना उस समझदारी के प्रति पूरी तरह से नासमझी होगी जो समाज में निहित है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और सिर्फ दूसरे का आदर्श नहीं है, तो समाजवादियों के लिए यह सवाल नहीं रह जाता कि वे समाज में बराबरी में विश्वास करते हैं या नहीं। उसके लिए सवाल यह होता है कि क्या वह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार या शोषण दमन को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानता है या नहीं। मैं उन कारणों को स्पष्ट करना चाहूंगा जो मुझे अपनी बातें पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए समाजवाद की समझ से संबंध रखते हैं। यह बात साफ है कि समाजवादियों द्वारा सोचा गया आर्थिक सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक क्रांति के द्वारा सत्ता पर कब्जा नहीं कर लिया जाता। सत्ता पर यह कब्जा गरीब सर्वहार वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।